नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका स्वागत है। आज राजनीति विज्ञान विभाग के सभी सदस्य शिक्षक दिवस के मौके पर आपके लिए लेकर आए हैं RTE राइट टू एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जिस पर हम मिलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलते हैं दिग्विजय जी के पास। दिग्विजय जी, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श है उसमें शिक्षा के अधिकार की क्या स्थिति है? प्लीज आप इस पर हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है। मानवाधिकार विमर्श में शिक्षा के अधिकार को एम्पावरमेंट राइट की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि शिक्षा अपने आप में एक अधिकार होने के साथ साथ व्यक्ति को अपने दूसरे अधिकारों को साकार रूप में प्राप्त करने में सहायता करता है। शिक्षा सिर्फ एक व्यक्ति को सशक्त नहीं बनाती, बल्कि पूरे समाज को फायदा पहुंचाती है। शिक्षा किसी भी मनुष्य के बौद्धिक, आर्थिक, सामाजिक विकास का आधार है। शिक्षा एक मनुष्य के व्यक्तित्व एवं उसकी क्षमताओं को संपूर्ण रूप से विकसित करने में मदद करती है। मानवीय गरिमा के संरक्षण और व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण का भी मुख्य साधन शिक्षा है। इस कारण शिक्षा अन्य अधिकारों की प्राप्ति के लिए एक अपरिहार्य साधन है। शिक्षा आर्थिक एवं सामाजिक रूप से हाशिए पे खड़े नागरिक को सशक्त बनाती है और उसे मुख्य धारा से जुड़ने में उसे एक अवसर प्रदान करती है। गरीबी उन्मूलन का भी प्रथम जरिया जो है वो शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर लोग गरीबी से बाहर निकलकर समाज में पूर्ण भागीदारी की ओर बढ़ सकते हैं। चाहे महिला सशक्तिकरण हो या मानवाधिकार और लोकतंत्र का प्रसार हो या फिर पर्यावरण सुरक्षा हो, इन सभी महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की कुंजी जो है वो शिक्षा है। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो विमर्श है उसमें शिक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साथ ही जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां रही हैं उसमें भी शिक्षा के अधिकार को एक बहुत महत्व दिया गया है। जो ये उसकी भूमिका जो रही है शिक्षा की मानवाधिकार में, उसके बारे में चर्चा करने के लिए मैं आरुषि को बुलाना चाहूंगा। जब हम शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं तो ये सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में ये समझ बनी है कि शिक्षा हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी सोच से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संधियां बनी, जिन्होंने शिक्षा के सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि एक बुनियादी मानवाधिकार माना। सबसे पहले आती है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी UDHR। इसका अनुच्छेद 26 कहता है कि प्राथमिक शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। उच्च शिक्षा भी सबके लिए सुलभ होनी चाहिए और सुलभ होने के साथ ही साथ अभिभावकों के अधिकारों की भी ये बात करता है। इसके बाद आती है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संधि यानी ICESCR। इसने तो शिक्षा के अधिकार पर दो पूरे अनुच्छेद 13 और 14 समर्पित किए हैं। अनुच्छेद 13 को सबसे व्यापक प्रावधान माना जाता है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। इसका मकसद सिर्फ पढ़ना, लिखना या सिखाना ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व और गरिमा का विकास करना भी है। शिक्षा लोगों को समाज में भागीदारी के काबिल बनाती है और साथ ही देशों के बीच समझ, सहिष्णुता और दोस्ती बढ़ाने का भी काम करती है। अनुच्छेद 13 ये भी कहता है कि प्राथमिक शिक्षा निशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। माध्यमिक शिक्षा सबके लिए सुलभ हो और उच्च शिक्षा योग्यता के आधार पर सबको समान अवसर से मिले। साथ ही इसमें अभिभावकों के अधिकारों का भी जिक्र है। अनुच्छेद 14 उन देशों को संबोधित करता है जिन्होंने अभी तक निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू नहीं की है। उन्हें कहा गया है कि वे एक ठोस कार्य योजना बनाएं और तय समय पर उसे लागू भी करें। इनके अलावा बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है और यूनेस्को का शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध कन्वेंशन भी, जिन पर हमारी साथी नियति रावत अपनी बात रखेंगी। क्योंकि शिक्षा का अधिकार मानव जीवन का एक बुनियादी और अपरिहार्य अधिकार है, यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संधियों और घोषणाओं में शिक्षा के अधिकार को विशेष महत्व दिया गया है। सबसे पहले 1989 के संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित बाल अधिकारों पर कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड का उल्लेख किया जाना चाहिए। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 28 और 29 स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि प्रत्येक बच्चे को निशुल्क और प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए।
साथ ही यह भी कहा गया है कि शिक्षा बच्चों के लिए बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास में सहायक होनी चाहिए, जो उन्हें समाज के प्रति उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद करे। इस संधि ने विश्व स्तर पर यह स्थापित किया कि शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। इससे पहले 1960 का यूनेस्को का शिक्षा में भेदभाव के विरुद्ध कन्वेंशन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह संधि सदस्य राष्ट्रों को प्रतिबद्धता देती है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वह भेदभाव जाति, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर हो। सभी को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने का अवसर मिलना चाहिए। इस कन्वेंशन का मूल उद्देश्य शिक्षा को सबके लिए सुलभ और समान बनाना था और विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करना था। यदि हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव एक ऐतिहासिक समस्या रही है। प्राचीन काल से ही शिक्षा पर कुछ वर्गों का विशेषाधिकार था और कई तबकों को शिक्षा से दूर रखा गया, जो भारतीय समाज में असमानता व विभाजन का प्रमुख कारण है। आधुनिक समय में इस समस्या का समाधान समान, सुलभ और भेदभाव रहित शिक्षा के रूप में सामने आया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने साक्षरता बढ़ाने और शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियों ने इस अधिकार को सार्वभौमिक स्तर पर मान्यता दी है और भारत भी इन संधियों का हस्ताक्षरी राष्ट्र है। इसको अपनाते हुए भारत ने शिक्षा को हर वर्ग तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दिखाई है। अब लता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श में शिक्षा के अधिकार के मुख्य बिंदु क्या हैं? नियति, जैसे कि अभी आरुषि ने भी बात रखी और आप भी जब बात कर रहे हैं, दिग्विजय जी ने बात की, तो हम इतना समझ पा रहे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसका जो विमर्श है, उसमें अगर हम शिक्षा की बात करें तो उसका जो केंद्र बिंदु है वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। जो आरटीई है उसका जो मेन फोकस है वो यही बात कर रहा है कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को शिक्षा मिले और खास तौर पे जो 6 से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। सुलभ माध्यमिक शिक्षा की बात इसमें की जा रही है कि बच्चों के साथ साथ जो माध्यमिक शिक्षा है समय के साथ उसे भी निःशुल्क बनाया जाए, उसके लिए प्रयास किए जाए और क्षमता और योग्यता के आधार पर जो उच्च शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, उसे भी प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति को समान और सुलभ अवसर दिए जाए। जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श के अंतर्गत अगर हम शिक्षा की बात करें तो इसमें सिर्फ शिक्षा की ही वो बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है उस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में शिक्षा का अधिकार है उसमें आप गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी जो एजुकेशन है उसकी बात कर रहे हैं और साथ ही जो शिक्षक हैं और जो शैक्षिक संस्थाएं हैं उनकी स्वतंत्रता पर फोकस किया जा रहा है और जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनकी स्वीकार्यता को भी महत्व इसके अंतर्गत दिया जा रहा है। लगभग ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बिंदु हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श के क्षेत्र में शिक्षा के अधिकार के कुछ घटक हम मान सकते हैं इनको। जो कमिटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है, जो यूनाइटेड नेशन की एक संधि बॉडी है, तो उसमें शिक्षा के अधिकार के 4A की संरचना के बारे में बात की गई है। तो हम हमारे जो विभाग के साथी हैं हिमांशु, उनसे जानने का प्रयास करते कि जो ये 4A संरचना है वो है क्या आखिर। शिक्षा के अधिकार की जो 4A संरचना है उसकी जब हम बात करते हैं तो कातरीना टोमासेव्स्की जो थी, जो कि संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा के अधिकार पर विशेष प्रतिवेदक थी, 1999 की यह बात है। तो तब उन्होंने जो यह संरचना दी थी 4A, जो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि जो शिक्षा का अधिकार है सभी देशों में देखने के लिए एक मानक तय करना कि क्या शिक्षा का अधिकार सभी देशों में लागू है। तो अगर यह इन 4A का जो संरचना है यह अगर पूर्ण करता है कोई भी देश, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ जो शिक्षा का अधिकार है वो वास्तव में लागू है। तो जो पहला A की हम बात करते हैं वो है अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता। इसका सीधा मतलब है कि शिक्षा हर जगह मौजूद हो, यानी पर्याप्त संख्या में स्कूल हों, कक्षाएं हों और प्रशिक्षित शिक्षक हों। इसके अलावा स्कूलों में वो सभी जरूरी सुविधाएं भी हों जिनकी बच्चों को जरूरत होती है, जैसे लाइब्रेरी, लैब
या फिर खेल का मैदान ही हो। दूसरे ए की जब हम बात करें तो एक्सेसिबिलिटी यानी पहुंच, यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा तक पहुंचने में किसी को कोई बाधा ना आए, चाहे कोई गरीब हो, दिव्यांग हो, लड़की हो या किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय का हो, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई भी भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक रुकावट इस रास्ते में नहीं आनी चाहिए। तीसरे ए की अगर हम बात करें तो वह है एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकार्यता। यह कहता है कि जो शिक्षा दी जा रही है उसकी सामग्री सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त, प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण हो, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, साथ ही स्कूल का माहौल जो हो वो सुरक्षित हो, जहां बच्चों के साथ हिंसा, भेदभाव ना हो, शिक्षक भी पेशेवर हो और छात्रों के अधिकारों का सम्मान करें। चौथा ए अगर हम इसकी ओर देखें तो यह है एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता। यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि शिक्षा समय के साथ बदलती है और नई नई चुनौतियां आती हैं, तो शिक्षा को लचीला होना चाहिए और निरंतर प्रगतिशील होना चाहिए। यह लैंगिक असमानता और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याओं को भी चुनौती दे, और हाँ, इसे स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से भी ढालना जरूरी है। तो श्रोताओं, ये थे शिक्षा के 4A संरचना के जो कि मुख्य स्तंभ है शिक्षा के अधिकार का आकलन करने के लिए। तो जब हम विकास की बात करते हैं तो समकालीन विकास का जो हमारा विमर्श है उसमें भी शिक्षा के अधिकार का महत्व हमेशा से रहा है। तो मैं मेरे साथी नियति को बोलना चाहूंगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखा जाए तो जो विकास है उसमें शिक्षा के अधिकार का क्या महत्व है और क्या उसकी गाइडलाइंस तय हैं। जी हिमांशु, समकालीन विकास विमर्श की बात की जाए तो सबसे पहले मिलेनियम विकास लक्ष्यों, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जिक्र होता है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध हो सके। इसके बाद सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शिक्षा को एक व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल 4 शिक्षा से संबद्ध है। यह लक्ष्य सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देता है। गोल 4 का दायरा बहुत विस्तृत है। इसमें निःशुल्क, समान और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा को अधिकार के तौर पर देखा जाता है। इस लक्ष्य में बाल्यावस्था की देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को भी विशेष महत्व दिया गया है। शिक्षा में लैंगिक असमानताओं को समाप्त करना तथा कमजोर वर्गों जैसे विकलांग, गरीब वर्ग और वंचित तबकों के लिए शिक्षा सुनिश्चित करना भी इस लक्ष्य का हिस्सा है। इसके अलावा सबके लिए साक्षरता और अंक ज्ञान पर भी बल दिया गया है। दूसरी ही ओर आजीवन शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के हर चरण में शिक्षा प्राप्त करने और अपने कौशल का विकास करने का अवसर पा सके। ये तो हुई विमर्श की बात। अब मैं चाहूंगी कि दिग्विजय सर हमारे श्रोताओं को भारत में शिक्षा के अधिकार का उपनिवेशिक काल से लेकर अब तक के सफर पर जानकारी दें। तो देखिए, शिक्षा का अधिकार जो रहा वो उपनिवेशिक काल में, चाहे वुड्स डिस्पैच हो, उसमें प्राथमिक शिक्षा की ओर तो थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया, परंतु सार्वभौमिकरण जो है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है, वो उपनिवेशिक काल में वैसे भी संभव नहीं था। तो अगर हम एक स्वतंत्रोत्तर भारत में देखें तो भारतीय संविधान में भी, जैसे कि हम जानते हैं, जो अनुच्छेद 45 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों में जो शिक्षा के अधिकार को वैसे शामिल किया गया, और यह बेसिकली है कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो राज्य है वो प्रदान करेगा, इसके लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। अब जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, तो ये सिर्फ एक निर्देशन मात्र राज्य के लिए होते हैं। इनके क्रियान्वयन की ओर जो भारतीय सरकार है उसने खासकर शिक्षा की ओर तो दिया ही ध्यान, लेकिन खासकर प्राथमिक शिक्षा के विस्तार पर विशेष बल दिया, और जो जितनी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां रहीं उनमें प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण, जो कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन है, उसके तरफ उन्होंने ध्यान दिया। परंतु संसाधनों की कमी के लिए इस सफर में काफी समय लगा। तो दूसरी तरफ अगर ये तो हमारी जो सरकार के एक तरीके से कदम रहे, शिक्षा को एक अधिकार के रूप में स्थापित करने के लिए की तरफ अगर हम जाएं तो हम देखते हैं कि जो राममूर्ति कमेटी थी उसकी जो सिफारिशें थी उसमें यह कहा गया कि शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में नीति निर्देशक तत्वों से हटा के आपका मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करना चाहिए। न्यायालय में भी आप देखिए 1992 का जो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्यवाद था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही शिक्षा का अधिकार संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में नहीं है, उल्लेखित नहीं था उस समय, परंतु प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्वों को अगर हम साथ पढ़ें तो संविधान नागरिकों को एक स्पष्ट,
शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। उसी प्रकार 1993 में उसके बाद उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्यवाद आया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि जो 21वें अनुच्छेद में जीवन का अधिकार है उसकी अगर वृहत परिभाषा जो है उसमें शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। इन न्यायिक आदेशों के बाद भारत सरकार द्वारा तपस मजुमदार कमेटी जो थी वो गठित की गई, जिसका कार्य था शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में जो चुनौतियां हैं उनका अध्ययन करना। इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद अंततः हम देखते हैं 2002 में 86वें आपका जो संवैधानिक संशोधन है उसके द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जो है अस्तित्व में आया, एक मौलिक अधिकार के रूप में अस्तित्व में आया और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो एक मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त होनी चाहिए। और इस अधिकार को आगे जाके मूर्त रूप में लाने के लिए, साकार करने के लिए भारत सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्राप्त किया, जिसे हम RTE एक्ट 2009 के रूप में जानते हैं, जो कि एक माइलस्टोन है आपका राइट्स डिस्कोर्स जो अधिकार विमर्श में भारत के परिप्रेक्ष्य में। तो ये जो बातें थी आज हम आपके साथ कर रहे थे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी शिक्षा के अधिकार की। और हम ये आशा करते हैं इससे जो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उनको शिक्षा के महत्व और साथ साथ जो अधिकार विमर्श रहा है शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ उसके बारे में एक नई सोच मिली होगी। धन्यवाद। सभी को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।